यानी कि रेकरिंग रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी। कंपनी मेन प्रोडक्ट सस्ते में देती है और रेकरिंग साथ में एंसिलरी आइटम बार बार उपयोग होने वाली महंगे में बेच करके खूब पैसा कमा लेती है। इसके बहुत एग्जांपल है। हाँ, जिलेट के कुछ रेजर ऐसे आते हैं कि रेजर आता है 350 रुपए का, लेकिन उसके बाद जो ब्लेड आ रहा है वो आ रहा है 680 रुपए का, जो उसमें ब्लेड चेंज करना पड़ता है, जो एक्सपेंसिव रेजर्स होते हैं। तो क्या कंपनी रेजर से नहीं कमाती उतना ज्यादा जितना बाद में ब्लेड बेच बेच के कमाती रहती है। ऑल आउट ने ऐसा बहुत किया। ऑल आउट की मशीन आती है 90 रुपए की, लेकिन उसका रीफिल आता है 70 रुपए का। मशीन बेच के उतना नहीं कमाएंगे, लेकिन आदमी जब मशीन लेगा तो रिफिल लेता रहेगा, रिफिल खत्म हो जाता है लिक्विड, फिर लेता है। इसको बोलते हैं बेट एंड हुक मॉडल। तो जो मशीन थी वो बेट थी, हो सकता है मशीन 150 की बिकनी चाहिए थी पर मशीन 90 रुपए की दे देते हैं, लेकिन रिफिल उसमें अच्छा कमा लेते हैं। जैसे किंडल है, किंडल में किताबें पढ़ते हैं तो एक बार किंडल खरीदने में उतना पैसा नहीं लगा, लेकिन बार बार ई बुक लेता रहेगा, पैसा लगता रहेगा। गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि बंदूक लिया तो बाद में गोलियां भी खरीदनी पड़ेगी, कॉफी मशीन ली तो बाद में कॉफी के कैप्सूल भी लेने पड़ेंगे, प्रिंटर लिया तो बाद में कार्ट्रिज इंक का लेना पड़ेगा, वीडियो गेम लिया तो वीडियो गेम के सीडीज या सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, वाटर प्यूरिफायर लिया तो बाद में फिल्टर बदलना पड़ेगा, एयर प्यूरिफायर लिया तो बाद में फिल्टर बदलना पड़ेगा। तो क्या आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट बिल्ड करते वक्त हुक बेट एंड हुक मॉडल यानी कि बेस प्रोडक्ट के साथ रेकरिंग प्रोडक्ट लगा सकते हो? कोई कि एक बार बेस प्रोडक्ट लिया रेकरिंग, ऐसे गाड़ी है आप मारुति है, मारुति एक बार बेची लेकिन सर्विस सेंटर से खूब पैसा कमाते रहे। होंडा एक बार बेची, सर्विस सेंटर से पैसा कमाते रहे। इसको बोलते हैं बेट एंड हुक मॉडल। ज्यादातर जो गाड़ियों के डीलर्स हैं वो गाड़ियों की डीलरशिप गाड़ी बेच के नहीं कमाते, गाड़ी की सर्विस करके कमाते हैं। ये है बेट एंड हुक मॉडल। बेट मतलब आपने एक आटे की गोली फेंकी कांटे में लगा के, जिससे आपने मछली को पकड़ लिया, वो हो गया हुक उसका। हाँ, चौथे अध्याय पे अब आपने फाइनल कर लिया आपको बनाना क्या है, आप बनाने चले गए। अब उसको बेचने के लिए क्या आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो? प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट जिसमें इकोसिस्टम बन जाए, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। क्या अर्थ हुआ? बड़ा टेक्निकल बहुत प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर एक सेमेस्टर हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, दो लोगों को आपस में कनेक्ट किया, वो दोनों आपस में धंधा कर रहे हैं, पैसा मैं कमा रहा हूं। इसको बोलते हैं मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन। आज तक क्या होता था? माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, मैंने उसको सामान दिया उससे पैसा लिया। इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पाइप बिजनेस। एक होता है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस। ध्यान से सुनना, बहुत अमेजिंग कंटेंट दे रहा हूं। एप्पल प्लेटफॉर्म है, अल्फाबेट यानी गूगल प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से 5 कंपनीज खाली प्लेटफॉर्म्स ही हैं। बल्कि दुनिया में 7 सबसे बड़ी कंपनीज में से 5 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या हुआ? जीव जीवस्य जीवनम। जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर होने लग जाए, दोनों आपस में धंधा करने लगे और पैसा मैं कमा लूं। That's what I'm saying। और ये हर बिजनेस में किया जा सकता है। ये इसमें थोड़ा डिजिटलाइजेशन का रोल होता है। कभी सोचा नहीं था हमने, किसी ने कहा है बात कि कभी सोचा नहीं था डिजिटलाइजेशन इस कदर बढ़ जाएगा कि प्यार का भी ऑनलाइन व्यापार शुरू हो जाएगा। आज प्यार की है ना, लव डेटिंग ऐप कितनी सारी हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को ढूंढते हैं, मिलते हैं और पैसा प्लेटफॉर्म कमा रहा है। लड़का लड़की आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, शादी रिश्ता कर रहे हैं, पैसा प्लेटफॉर्म कमा रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूं। यानी कि आजकल किसी ने बड़ी अच्छी बात मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी, कहते हैं आजकल वो हमसे डिजिटल नफरत करने लगे हैं। हमें ऑनलाइन देखते ही अपना लास्ट सीन डीएक्टिवेट कर देते हैं। डिजिटल वर्ल्ड इतना बढ़ गया है कि जो लोकतंत्र के जो 4 डेमोक्रेसी के 4 पिलर हुआ करते थे, क्या? लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और मीडिया। अब 5वां पिलर आ गया डिजिटलाइजेशन। कि बच्चों को भी जब भूख जो है वो सब्जी से नहीं पबजी से मिटती है। सोशल मीडिया जब नहीं था तो लोग सोशल हुआ करते थे। पहले जमाने में सुबह उठते ही लोग बीवी को देख के करते थे स्माइल, आज के जमाने में उठते के साथ हाथ में पकड़ लेते हैं मोबाइल। ये है डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ज्यादा कस्टमर पे पहुंच सकते हो। डिजिटल से आरओआई ज्यादा आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिजिटल एक ऑटोमेटेड एफिशिएंट प्रोसेस है, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, हायर प्रोडक्टिविटी आती है। डिजिटलाइजेशन में पोटेंशियल है जो आपका 90% ऑपरेशनल एक्सपेंस को बचा सकता है। अब मैं समझाता हूं कि प्लेटफॉर्म के फायदे क्या हैं। क्या होता है ये प्लेटफॉर्म, क्या फायदा होता है, क्यों बनाया जाता है? प्लेटफॉर्म जो है छोटे सारे बिजनेसेस को आपस में जोड़ करके उनको उनकी होम स्टेट से बाहर ले जाता है। हर धंधे में प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। प्लेटफॉर्म का मतलब है मैं धंधा नहीं कर रहा हूं, लोग धंधा कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर के। आप एक बात को समझो, घुड़सवारी रेस कोर्स में रेसेस लगती हैं, जुआ खेला जाता है, सट्टा खेला जाता है कसिनो के अंदर, रेस कोर्स में सट्टा खेला जाता है। याद रखना, सट्टा खेलने वाला कभी नहीं कमाता, सट्टा खिलाने वाला कमाता है। असली कमाई किसकी होती है? कसिनो के मालिक की होती है। कसिनो में खेलने वाले की हो या ना हो कोई कंफर्म नहीं है। रेस कोर्स में घोड़ा दौड़ाने वाले की कमाई हो ना हो, 12 घोड़ों में से एक जीतेगा। लेकिन जिसका रेस कोर्स है वो जरूर कमाएगा। तो ये होता है प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है, लोगों को कॉम्पिटिटिव बना देता है और अनकनेक्टेड लोगों को आपस में कनेक्ट कर देता है। प्लेटफॉर्म का एक रूल क्या होता है? प्लेटफॉर्म का रूल होता है एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल कॉस्ट। जो खर्चा मुझे करना था आज कोई और कर रहा है। जैसे उबर के पास 10 करोड़ गाड़ियां हैं, लेकिन ये उबर की नहीं है, ड्राइवर्स की अपनी गाड़ियां हैं। तो उबर का जो कैपिटल लगना था वो लोगों ने एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल कॉस्ट, जो मेरी कॉस्ट है वो कोई और मैनेज कर रहा है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओयो के पास में आज हजारों हजारों होटल्स हैं, पर ये ओयो के नहीं है, उसने अपनी कॉस्ट को एक्सटर्नलाइज कर दिया है। किसी और ने पैसा लगाया, 10 करोड़ का होटल बनाया, कमरा ओयो चढ़ा रहा है, यानी कि कमरे में रहता कोई और है, हाँ, और कमरा का मालिक कोई और है, वो पैसा ओयो कमा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। अगर मैं अपना होटल बनाऊंगा तो 100 कमरे 150 कमरे दे पाऊंगा, लेकिन अगर मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगा तो हजारों लाखों कमरे दे पाऊंगा। तो अनकनेक्टेड लोग कनेक्ट हो गए, एक ओयो का मालिक, एक होटल का मालिक और एक वहां पे आके रुकने वाला आदमी कनेक्ट हो गया आपस में। प्लेटफॉर्म जो है वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स को खत्म करता है, लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। मैं जो कंटेंट दे रहा हूं ना, अगर यहाँ अटेंशन दोगे तो कस्टमर रिटेंशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जितनी दोगे अटेंशन उतना रहेगा आपके पास कस्टमर रिटेंशन। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, लिखिए एक एक बात, याद रखना फ्री में तो दोबारा नहीं होने वाला रिपीट टेलीकास्ट। अब प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कहानी को आगे बढ़ाता हूं। आपको दो हिस्से समझने जरूरी हैं। एक हिस्सा होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड। अब आपको दोनों में से किसी एक को अपना बनाना पड़ता है, या सप्लाई साइड को या डिमांड साइड को। जैसे अमेजोन है, अमेजोन में सप्लाई साइड पे सेलर आ गए, डिमांड साइड पे बायर आ गए। तो अमेजोन ने किस पे मेहनत करी? अमेजोन कस्टमर लाने पे मेहनत किया, बेचने वाले अपने आप आ गए। समझ पा रहे मेरी बात? कस्टमर लाने पे अमेजोन ने मेहनत की, बेचने वाले अपने आप आ गए। जैसे Booking.com है, Booking.com पे सप्लाई साइड क्या? होटल और एयरलाइंस। डिमांड साइड क्या? ट्रैवलर, जिसको ट्रैवल करना है, जिसको होटल में जाकर रुकना है। तो अब Booking.com ने क्या किया? कस्टमर ले आया, होटल का कमरा चढ़ाने वाले अपने आप चुपचाप आ गए, सस्ते में भी होटल का कमरा चढ़ा दिया। गूगल पे दो साइड हो गई, सप्लाई साइड हो गई वेबसाइट का मालिक, डिमांड साइड हो गई रीडर, जिसे पढ़ना है। अब गूगल पढ़ने वालों को ले आया, लिखने वाले अपने आप आ गए। तो आपको दोनों जगह मेहनत नहीं करनी, आपको सोचना है मुझे किसको लेके आना है, दूसरा अपने आप आएगा। मेरे को याद है बचपन में मैं अपने दोस्त के साथ में स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में था, वो पहली बार क्लब लेके गया मेरे को, नाइट क्लब। दिल्ली में एक होटल हुआ करता था, अभी भी है, हयात रेजेंसी। उसमें बेसमेंट में क्लब होता था, जिन्स, डी जिन्स लिखता था, डी साइलेंट होता था, जिन्स। वो जिन्स में हम गए, तो हमने बोला भाई हम भी क्लब में आएंगे आज, पहली बार गए थे, अभी कॉलेज में आए ही थे। उसने कहा ठीक है आइए। तो हमने पूछा क्या फीस है? तो उसने कहा लड़कियों के लिए फ्री है, कपल के लिए 2000 रुपया है, और स्टैग एंट्री का 4000 रुपया, लड़का अकेला आएगा 4000 रुपया है। तो हम कहा यार ये इतना भेदभाव क्यों? लिंग के आधार पे लड़कियों के लिए फ्री और लड़कों के लिए 4000 रुपए, ऐसा क्यों? कपल 2000 में जा रहा है। तो उसने बोला कि भाई देखो, अगर लड़के लड़के सारे घुस गए तो क्लब का माहौल खराब हो जाएगा। अब तब मैं दिमाग लगाया, मुझे समझ में आया वो ये कहना चाह रहा है अगर देवियां आ गई तो देवता पैसे देते हुए भी आ जाएंगे, इसलिए जरा देवियों को ले आओ। तो ये है डिमांड साइड सप्लाई साइड। एक पे इन्वेस्ट करो, उसको ले आओ, दूसरे वाले सारे अपने आप आ जाएंगे। हाँ, जैसे स्पॉटिफाई जहां पे गाना सुनते हो आप लोग, सप्लाई साइड क्या? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अपना गाना देता है। डिमांड साइड क्या? लिसनर, लिसनर गाना सुनता है। अगर लिसनर को ले आए तो आर्टिस्ट अपने गाने सारे अपने आप दे देंगे। तो आपको ढूंढना है आपके धंधे में किस एक साइड को लेकर के आना है। हाँ, उबर में जैसे मैंने समझाया, उबर में क्या हुआ, राइडर जो बेचारे पैसेंजर है वो अगर आ गया तो ड्राइवर अपने आप आ जाएंगे। धंधा आना चाहिए, ड्राइवर अपने आप आ जाएंगे। उनको ड्राइवरों पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी पैसेंजर पे करनी है। एयरबीएनबी में डिमांड साइड पे है गेस्ट और सप्लाई साइड पे है होस्ट, जिसका जिसका अपना घर है। तो अगर गेस्ट आ गए तो होस्ट अपने आप अपना कमरा चढ़ाने के लिए आ जाएंगे वहां पे। तो आपको देखना है, पहले सारे स्टेक होल्डर लिख लो, आपके धंधे में कौन कौन स्टेक होल्डर है और उन स्टेक होल्डर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जो प्लेटफॉर्म सॉल्व करता है। और अगर प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें कॉमन विजन है और कॉमन पर्पज है, जिसमें बायर साइड और सप्लायर साइड दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हो। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में सप्लाई साइड पे कौन है? वीडियो क्रिएटर। और बायर साइड पे कौन है? जो वीडियो का व्यूअर है। और अब जब आपके पास में आज देखो यूट्यूब के साथ कौन कमा रहा है, यूट्यूब के साथ में बायर को भी, व्यूअर को भी फायदा हो रहा है, वीडियो क्रिएटर को भी फायदा हो रहा है, एडवर्टाइजर को भी फायदा हो रहा है, यूट्यूब को भी फायदा हो रहा है। इसको बोलते हैं जीव जीवत से जीवनम, यानी कि सबके सब लोग इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं एक ही पर्पस पे, एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबके सब ग्रो कर रहे हैं। अगर कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया तो फिर उसके बाद इसको पाइप बिजनेस नहीं बोलेंगे। पाइप बिजनेस मतलब मैंने माल दिया वहां से पैसा आया, मैंने माल दिया वहां से पैसा आया। प्लेटफॉर्म का मतलब है प्लेटफॉर्म बनाओ जिंदगी भर कमाओ। हाँ, पाइप का बिजनेस मतलब क्या हुआ? आप जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतना ही कमाओगे। और यही
चीज को सबसे पहले अमेरिकन ने समझा था और ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स ने खत्म किया। ब्लॉकबस्टर बहुत बड़ी कंपनी थी जो डीवीडी सीडी रेंटल कंपनी हुआ करती थी, लेकिन वो प्रॉफिट कैसे कमाती थी? किसी ने सीडी देर से वापस किया तो प्रॉफिट कमा लिया। नेटफ्लिक्स प्रॉफिट कैसे कमाता है? एक्स्ट्रा सर्विस देके कमाता है। नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म बन गया। हाँ, तो इसलिए क्या हुआ, ब्लॉकबस्टर एक स्टोर में खुलता था, जितने ज्यादा स्टोर खोलोगे उतना चलेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स क्या था? कन्वीनियंस ऑफ होम, आप घर से ही नेटफ्लिक्स से मूवी देख सकते हो। यही फर्क पड़ता था। तो ब्लॉकबस्टर में जाकर के आपको ढूंढनी पड़ती थी कौन सी सीडी लूं, कौन सी सीडी लूं। नेटफ्लिक्स में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नेटफ्लिक्स खुद ही दिखा देता है आपको। वो सीडी डीवीडी बेचते थे, ये इंटरनेट पे चलता था। वहां पे सीडी टूट सकती थी, यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि नेटफ्लिक्स के अंदर कोई मूवी टूट जाएगी आपके लिए। आज देखो ब्लॉकबस्टर जो है, ब्लॉकबस्टर का एक आखिरी स्टोर बचा है अमेरिका के अंदर, और नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुकी है वर्ल्ड के अंदर। यही फर्क था। ब्लॉकबस्टर क्या करता था? सीडी देता था, पैसा लेता था, सीडी देता था, पैसा लेता था। नेटफ्लिक्स ने प्लेटफॉर्म बनाया, जिंदगी भर कमाया। ये फर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोडक्ट बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये है रियल MBA। हाँ, जब आप मैंने ओला उबर का एग्जांपल समझाया और टैक्सी का एग्जांपल समझाया। नॉर्मल जो टैक्सी स्टैंड पे होती थी उसमें लिमिटेड गाड़ियां अवेलेबल है, लेकिन ओला उबर में अनलिमिटेड है। टैक्सी में आप वही लेके जा सकते हो जो गाड़ी अभी है, लेकिन ओला उबर में आप क्या कर सकते हो? सेडान, XUV, लग्जरी कोई भी गाड़ी ले सकते हो। प्लेटफॉर्म बना दिया। तो नॉर्मल टैक्सी में क्या है? सेफ्टी इशू है, लोकल ड्राइवर है, पता नहीं क्या करेगा रास्ते के अंदर। लेकिन ओला उबर में क्या है? बैकग्राउंड चेक होता है, ड्राइवर के साथ में सारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सब हो चुका होता है, सेफ्टी रहती है। बाकी ट्रेडिशनल टैक्सियों में क्या है? कोई फीडबैक तो दे नहीं सकते आप। फीडबैक दोगे तो भी क्या होगा? मालिक के पास जाएगा, मालिक क्या कर लेगा उसमें। लेकिन यहाँ पे जो है ओला उबर है, वहां फीडबैक न केवल हाथ के हाथ दिया जाता है, रेटिंग दी जाती है, उस पर एक्शन भी लिया जाता है। इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म से फर्क कितना है डिजिटलाइजेशन से, वहां पे आपको वेटिंग करनी पड़ती है, बुकिंग करनी पड़ती है, टैक्सी वाले के पास जाना पड़ता है। यहाँ कोई वेटिंग नहीं है, बटन दबाओ ओला आई, बटन दबाओ ओला आई। यहाँ पे आपको कैश तुरंत देना पड़ता है, वहाँ कैशलेस है, डेबिट कार्ड अपने आप पैसे अपना निकल जाएगा। यहाँ पे आपको टैक्सी स्टैंड पर जाने की जरूरत नहीं है। तो आज 10 करोड़ उबर की गाड़ियां हैं 80 देशों के अंदर, और $63 बिलियन का मार्केट कैप बन गया है। ये मैं फर्क बता रहा हूं, माल दो पैसा लो वर्सेस प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। आपको कह रहा हूं, कुछ बनने के लिए बने रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी हो तो पानी की जो धार है, पानी की धार भी पहाड़ को काट देती है। और ऐसे ही कंसिस्टेंसी 10 डे MBA प्रोग्राम में दिखाओ, बिजनेस की कोई भी परेशानी आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगी। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, और आगे बढ़ाते हैं। माल दो पैसा लो वर्सेस प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। बुक स्टोर और किंडल का एग्जांपल से लेते हैं, बार बार समझते हैं। देखो आज बुक स्टोर में लिमिटेड ही किताबें होंगी, पर किंडल में हजारों लाखों सारी दुनिया की किताबें हैं। बुक स्टोर आपकी जगह घेरेगा, किंडल जगह नहीं घेरता है। बुक स्टोर से किताब पढ़ोगे, आंखों पे स्ट्रेन होगा, किंडल में फॉन्ट बड़ा कर सकते हो। बुक स्टोर का क्या चक्कर है? किताब को खरीदोगे फिजिकली, बुक स्टोर में जाके फट सकती है, किंडल में कभी हमेशा स्टोर्ड रहेगी। बुक स्टोर में आपको डिक्शनरी अलग से लेके खोलनी पड़ती है, किंडल में इनबिल्ट डिक्शनरी है। बुक स्टोर आपको लोकल ऑडियंस को कैटर करेगी या ग्लोबल कैटर करेगी। बुक स्टोर में पढ़ना मैंडेटरी है, यहाँ पे आप ऑडियो भी सुन सकते हो, किताब को सुन भी सकते हो। बुक स्टोर से किताब लेकर के आए, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड को नहीं भेज सकते आप अमेरिका यूरोप, यहाँ पे तो यूजर आईडी पासवर्ड शेयर किया पहुंच गए। तो आज अमेजॉन के पास 50% से ज्यादा प्रिंट किताबों का मार्केट शेयर है, 70% से ज्यादा ई बुक्स का मार्केट शेयर है। मैं ये समझा रहा हूं कि प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। आगे बढ़ने से पहले चेक कर रहा हूं कि मैनुअल आपने खोल रखा है कि नहीं। स्क्रीन पे साथ में पेज नंबर भी आ रहे हैं, पेज नंबर्स को फॉलो करते रहो और मैनुअल के साथ मैच करते रहो। आप देखोगे कि आजकल प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट, उन सबके धंधे को भी खराब किया जा रहा है डिजिटल रियल एस्टेट से, क्योंकि वो बेचारे प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी विजिट कराते हैं। यहाँ पे डिजिटल में 3D पिक्चर से सारा टाइम सेव हो जाता है। उस बेचारे को लिमिटेड नॉलेज होगी अपने इलाके की, नोएडा सेक्टर 135, नोएडा सेक्टर 91, नोएडा सेक्टर 37, लेकिन यहाँ डिजिटल रियल एस्टेट है, न केवल नोएडा बल्कि पूरे भारत के डायनामिक सर्च फिल्टर लगा दिए हैं, प्लेटफॉर्म बना दिया। प्रॉपर्टी चढ़ाने वाला भी आ रहा है, बेचने वाला भी आ रहा है, खरीदने वाला भी आ रहा है। आप ब्रोकर्स पे विश्वास कितना कर लोगे? स्कैम कर सकता है, फूल कर सकता है, ये लीगली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे तो कभी आप ब्रोकर पे ट्रस्ट कर नहीं पाओगे, ये ट्रस्ट वर्दी होता है। ब्रोकर के पास स्लो होगी, लिमिटेड नॉलेज होगी, कितनी इन्वेंट्री होगी, कितने मकान दिखा सकता है, ये फास्ट है, वाइडर है, सारी इन्वेंट्री पूरे इसके पास देश की अवेलेबल है। ब्रोकर बेचारा ज्यादातर सैटरडे संडे को काम करता है या इवनिंग में काम करेगा, ये 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहता है। कितनी सारी रियल एस्टेट एप्स बन गई, housing.com, 99acres.com, magicbrick.com, nestaway.com। ये आज डांस से लेके, ड्राइंग से लेके, म्यूजिक से लेके, गिटार से लेके, चेस से लेके, योगा, सब क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है, प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। वहां योगा का टीचर आ रहा है, सिखा रहा है, और योगा सीखने वाला भी सीख रहा है, प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहा है। म्यूजिक सिखाने वाला आ रहा है, म्यूजिक सीखने वाला आ रहा है, प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहा है। हाँ, इसी तरह आप ड्राइंग सिखाने वाला आ रहा है, सीखने वाला आ रहा है, गिटार सिखाने वाला आ रहा है, सीखने वाला आ रहा है, प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहा है।
यही फर्क है। रेस्टोरेंट के धंधे को आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी खत्म कर रहा है प्लेटफॉर्म। ट्रैवल एजेंट्स को गो आई बीबो ट्रिवागो मेक माई ट्रिप खत्म कर रहा है प्लेटफॉर्म। आज ब्यूटी पार्लर्स को सलोन एट होम अर्बन कंपनी खत्म करती है। सिंगल थिएटर बुक माई शो पे मूव कर चुके हैं या नेटफ्लिक्स पे मूव कर चुके हैं। फिजिकल डॉक्टर कंसल्टेशन आज ऑनलाइन कंसल्टेशन पे मूव कर रही है। मैच मेकिंग पंडित जी जो पत्री मिलाते थे वो भी शादी.com पे आ गए हैं। एस्ट्रोलॉजर भी आज पंडित जो पत्री आकर के एस्ट्रोलॉजी देखते थे वो भी एस्ट्रोटॉक पे आ गया है। तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत है। आप सोचो कि आप क्या प्लेटफॉर्म बना सकते हो। और आज का मेरा 5वां अध्याय, आखिरी अध्याय, कि कस्टमर सर्विस भी अपने आप में प्रोडक्ट है। सर्विस भी एक प्रोडक्ट है। इसमें 4 चीजें होती हैं, समझना है आपको। मैं समझाता हूं। आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता था पहले, आज सोशल मीडिया पर उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया। और कनेक्शन तभी होता है जब इमोशन होता है, और इमोशन से आता है डिवोशन, डिवोशन से होता है प्रमोशन। अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो आपको लग जाएगा लूज मोशन, बाहर जाके करोगे कमोशन। इसीलिए कह रहा हूं इमोशन से आएगा डिवोशन। और ये इमोशन का ही मेरा टॉपिक है। बिजनेस में रिलेशन का मतलब है रिटेंशन। सामने 10 प्रोडक्ट रख दो लेकिन कस्टमर वही चुनेगा जिससे वो कनेक्ट करता हो। कनेक्ट कैसे करे अब बताता हूं। बनता है कैसे कनेक्शन प्रोडक्ट के साथ में। प्रोडक्ट के अंदर कनेक्शन होना चाहिए। पहली चीज, प्रोडक्ट में 4 चीजें होती हैं। एक, प्रोडक्ट अपने आप में कैसा है। दूसरा, कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदते वक्त कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदते वक्त सर्विस का कैसा अनुभव हो रहा है। प्रोडक्ट खरीदने के बाद सर्विस का कैसा अनुभव हो रहा है। और प्रोडक्ट का अपना ब्रांड कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ब्रांड का एक्सपीरियंस कैसा है। 4 चीजें एक प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट को दमदार बनाती है। तो इन 4 में से आज हम तीसरी वाली डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले में प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट बता दिया, सर्विस का एक्सपीरियंस। सर्विस क्या होता है। सर्विस का मतलब होता है कस्टमर को खरीदते वक्त टच पॉइंट, खरीदने के बाद के टच पॉइंट को ढंग से ध्यान रखें। जैसे आइकिया फर्नीचर बेचता है। तो आइकिया ने क्या किया, आइकिया ने कहा कि कस्टमर के बुकिंग के एक्सपीरियंस को अच्छा करूं। कस्टमर अंदर आए तो वहां पे फर्नीचर देख रहा हो, लाइट्स अच्छे हो, उस एक्सपीरियंस को, वो टच पॉइंट है। फर्नीचर जिससे मैं चेक कर रहा हूँ, लड़का बेच रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जब फर्नीचर खरीद रहा हो तो बच्चों के लिए वहां पे किड्स प्ले एरिया बना दो, तो ताकि वो हैसल फ्री तरीके से खरीद सके, वो एक टच पॉइंट है। जब बच्चे वहां पे खेल रहे हो तो उनको हॉट डॉग खाने को मिल जाए, बर्गर खाने को मिल जाए, वो अच्छा एक्सपीरियंस है। बिलिंग उनको आसान हो जाए, घर पे डिलीवरी आसान हो जाए, वो एक्सपीरियंस है। डिलीवरी होने के बाद घर में फर्नीचर को असेंबल करना हो, वो अच्छा हो जाए। असेंबल करने के बाद जो गंदगी फैल जाती है उसको साफ करके जाए बंदा। बाद में पड़ोसी आके देखे, बोले फर्नीचर बहुत अच्छा है आपका, कमाल का फर्नीचर। तो 10 टच पॉइंट हो गए खरीदते वक्त। आप मारुति की सर्विस कराने जाते हो, मारुति की सर्विस के लिए बुकिंग लेना एक टच पॉइंट है। अंदर गाड़ी एंट्री करना, गार्ड वहां पे एंट्री करता है, टच पॉइंट है। आपकी सर्विस के लिए गाड़ी का वो जॉब कार्ड बनाता है, खोलता है, वो एक टच पॉइंट है। वहां पे जब आप वेट कर रहे होते हो, वेटिंग एरिया का लाउंज है, वहां पे एक्सपीरियंस कैसा है, मोबाइल की चार्जिंग का अरेंजमेंट है, मैगजीन्स पड़ी है, टीवी लगा है, केबल चल रहा है, वहां पे मूवीज चल रही है, वो टच पॉइंट है। चाय कॉफी फ्री में मिल रही है, टच पॉइंट है। जो जितना उसने एस्टिमेट बताया था उतना ही बिल आया, उससे ज्यादा आया, उससे कम आया, वो एक एक्सपीरियंस का टच पॉइंट है। जब आप पेमेंट करने जाते हो वो एक टच पॉइंट है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव वो बाद में कराता है, वो एक टच पॉइंट है। बाद में गाड़ी ठीक चलती है, फोन करके आपसे वो लड़की वहां पे जो कस्टमर सर्विस की पूछती है, सर कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, वो भी एक टच। तो एक्सपीरियंस खरीदते वक्त, सर्विस लेते वक्त कैसे हैं, इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस। जितने अच्छे एक्सपीरियंस है, इससे पहले कि कस्टमर आपको शिकायत करे आप पहचान जाओ उसको। अमेरिकन एक्सप्रेस कहता है कि 17% कस्टमर आपके साथ में इमीडिएटली दोबारा बिजनेस करना चाहते हैं जब उनको एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कस्टमर के, देखो कस्टमर जो है ना घर के उस जमाई की तरह है जो कब किस बात पे रूठ जाए, उस फूफे की तरह है जब कब किस बात पे रूठ जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो कब क्या डिमांड कर दे, उसे कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए कहना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में ये नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट बेच दिया और किस्सा खत्म। कस्टमर को इमोशनल एक्सपीरियंस दो। जितना अच्छा सर्व करोगे, कस्टमर की दिल में उतनी जगह रिजर्व करोगे। सर्व करोगे तभी जगह रिजर्व करोगे। तो मैं आज इसमें कुछ कहानियां सुनाता हूं आपको। पहली कहानी दे रहा हूं जेट ब्लू एयरलाइंस की। जेट ब्लू एयरलाइंस जो है, इसमें यहाँ पे एक पैसेंजर आकर के एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ और जैसे ही बोर्डिंग पास दिखाने के लिए खड़ा हुआ तो अनाउंसमेंट हो गई कि आपका बोर्डिंग गेट चेंज हो गया है। अब बोर्डिंग गेट चेंज हो गया जेट ब्लू का, उसको अपने लिए स्टारबक्स की कॉफी लेनी थी और वो बेचारा गेट का 3 फ्लोर चेंज हो गया। अब वो बेचारा ग्राउंड फ्लोर पे था और 3rd फ्लोर से फ्लाइट उड़नी थी, तो भागा, जगह चेंज किया। बेचारे को जो कॉफी लेनी थी ले नहीं पाया। उसने ट्वीट कर दिया कि मैं अपनी फेवरेट, आई कुड नॉट ग्रैब माई स्टारबक्स की फेवरेट कॉफी, ब्रेकफास्ट नहीं ले पाया, अब आकर के आप लोग के साथ लूंगा। ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा मैं जेट ब्लू से आ रहा हूं, आपको मिलता हूं। अब उसने जेट ब्लू की शिकायत नहीं करी, उसने कहा मैं कॉफी नहीं पी पाया। पर जेट ब्लू की डिजिटल मार्केटिंग टीम ने वो ट्वीट को पढ़ लिया, क्योंकि उसमें जेट ब्लू लिखा हुआ था, तो उनके ऑनलाइन टीम ने पढ़ लिया कि भाई जेट ब्लू से जा रहा था और ये कॉफी नहीं ले पाया। बहरहाल नहीं ले पाया, वो जा करके तीसरी मंजिल से अपनी फ्लाइट में जाके एयरक्राफ्ट में बैठ गया। जब बैठा तो वहीं पे एयर होस्टेस आई, सर आपकी फेवरेट कॉफी जो हमारा गेट चेंज करने के कारण आप नहीं खरीद पाए थे, नहीं ले पाए, वो खुद ही लेकर के आ गई। क्यों? क्योंकि डिजिटल टीम ने बता दिया भाई तुम्हारी गलती के कारण ये कॉफी नहीं ले पाया, दे करके आओ। इसके मन में अरे वाह की फीलिंग आई।
नाउ दैट्स कॉल्ड कस्टमर सर्विस। ये कस्टमर की शिकायत लगाने से पहले ही आपको पता चल जाए। कस्टमर को बड़े जेस्चर नहीं चाहिए, बस वो जानना चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो इतना परसीव कर ले आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो, चल जाएगा। कस्टमर सर्विस में आउट ऑफ द बॉक्स कस्टमर के एक्सपीरियंस के बारे में सोचना है, ये भी एक प्रोडक्ट है। कस्टमर सर्विस भी एक प्रोडक्ट अपने आप में, खाली प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट नहीं है। टेस्ला एक पहली ऐसी कंपनी बनी ऑटोमोबाइल दुनिया के अंदर जो अपने सर्विस सेंटर को सर्विस सेंटर नहीं रखा, सर्विस सेंटर को घर पे ले गया, मोबाइल सर्विस सेंटर बना दिया। मोबाइल सर्विस सेंटर मतलब चलने फिरने वाली गाड़ी के अंदर पूरा सर्विस सेंटर सेटअप कर दिया। अगर आपकी गाड़ी की सर्विस करनी है तो हम आपके घर पे आके गाड़ी की सर्विस कर देंगे। पूरी दुनिया में सर्विस सेंटर बनाए जाते हैं, वहां जाती है गाड़ी, सर्विस करा के आती है। टेस्ला पहली ऐसी कंपनी जो आपके घर पे आकर के आपकी गाड़ी की सर्विस कर देता है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। नाउ दैट्स कॉल्ड कस्टमर सर्विस। और ये टेस्ला ने कस्टमर के टाइम और उसकी कन्वीनियंस को वैल्यू किया, इसीलिए आज टेस्ला बहुत महंगी गाड़ी देता है और लोग फिर भी पैसा देने को तैयार है। कस्टमर सर्विस एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूं कि जब कोविड का टाइम चल रहा था तो एक बेचारी बॉस्टन के अंदर एक बूढ़ी दादी 90 साल की फंस गई। बॉस्टन में फंस गई। न्यू जर्सी से उसकी पोती ने एक ट्वीट किया, और क्या ट्वीट किया कि बाहर हेलस्टॉर्म और स्नोस्टॉर्म हो रहा है, मेरी बूढ़ी दादी अकेली घर में बैठी है, उनके पास ग्रोसरी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, क्या कोई उनकी बॉस्टन में जाके मदद कर सकता है, उनको 15 दिन का राशन दे सकता है, मैं पैसे भेज दूंगी, यहां से मैं पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी, कृपया करके कोई बॉस्टन में मेरी मदद कर दो। अब ये ट्वीट वहां पे लोग लाइक कर रहे थे, नीचे कमेंट कर रहे थे, मैं ट्राई करता हूं, मैं ट्राई करता हूं। इतने में ट्वीट बास्किन रॉबिन्स के आउटलेट पे खड़े एक लड़के ने पढ़ लिया। उसने कहा कोविड का टाइम है, वैसे कोई आइसक्रीम खाने आ नहीं रहा, चलो हम ही जाके ग्रोसरी दे आते हैं। तो आसपास के लड़कों ने बोला भाई हमारा काम आइसक्रीम बेचना है, ग्रोसरी देना नहीं है। उसने कहा वैसे भी यार कोविड में हम लोग खाली बैठे हैं, तो आपस में आइसक्रीम बेचने वाले लड़के जो होते हैं उनके जो पार्लर पे, वो आपस में चर्चा कर ही रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया चलो जाके राशन दे के आते हैं। 20 दिन का राशन देकर दे के आए और पैसे भी नहीं लिए। वो लड़की ने फिर से ट्वीट किया, न्यू जर्सी से ट्वीट किया कि बास्किन रॉबिन्स को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरी बूढ़ी दादी शायद शरीर छोड़ देती, उसका देहांत हो जाता अगर कोई उनको वहां राशन नहीं दे के आता। ये बास्किन रॉबिन्स वाले कितने अद्भुत लोग हैं, उनको राशन दे करके आए। ये ट्वीट अचानक वायरल हो गया। ये ट्वीट वायरल हुआ और ये ट्वीट बराक ओबामा ने पढ़ लिया। बराक ओबामा अब राष्ट्रपति नहीं थे हालांकि, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में से एक रहे हैं। और बराक ओबामा ये पढ़ते ही उन्होंने बधाई दी बास्किन रॉबिन्स को, और बास्किन रॉबिन्स के आउटलेट पे पहुंच गए, वहां जाके आइसक्रीम खरीदी और फोटो खिंचा करके बोला दिस इज व्हाट अमेरिका इज ऑल अबाउट। ये है असली अमेरिका, जो अपनी सेल्स से ज्यादा सर्विस पे ध्यान देता है। जो इनका काम नहीं था, इन्होंने बाउंड्री ब्रेकर अवार्ड जीता है मेरे दिल से। इन्होंने बाउंड्री ब्रेक करके जाके ग्रोसरी दे करके आए। वो दिन है, आज का दिन है। अक्सर बराक ओबामा बास्किन रॉबिन्स पर आइसक्रीम खाते हुए दिखते हैं और फोटो भी डालते हैं। आप सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप माधुरी दीक्षित को, अमिताभ बच्चन को, आप शाहरुख खान को, सलमान खान को पैसे देके नचा सकते हो, उनसे गुटखे की ऐड भी करा सकते हो। अक्षय कुमार जो हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर था, वो भी विमल की ऐड कर देगा। अजय देवगन तो करते ही थे, शाहरुख खान करते थे, पैसे दे दो तो कर लेंगे। लेकिन बराक ओबामा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर व्लादिमीर पुतिन, ये कितना भी पैसा दे दो किसी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगे। ये ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कहानी है। आज बराक ओबामा ब्रांड एम्बेसडर क्यों बने? क्योंकि उनके दिल को जीत लिया बास्किन रॉबिन्स ने। ये है कस्टमर सर्विस की ताकत। आप कहां से कहां पहुंच सकते हो अगर आप कस्टमर के दिल में उतरना जानते हो। इसलिए कह रहा हूं, इमोशन से बड़ा, इमोशन से आता है डिवोशन। छोटी सी एक्ट ऑफ काइंडनेस, आज बास्किन रॉबिन्स ने फॉर्मर प्रेसिडेंट को अपना ब्रांड एम्बेसडर, अनपेड ब्रांड एम्बेसडर, बिना पैसा खर्च किए बना दिया। क्या 15 दिन 20 दिन के राशन से। मैं अगली बात स्टोरी आपको बताता हूं। रिच कार्ल्टन। रिच कार्ल्टन ये वो होटल चेन है जो गेम चेंजर है, जो अपनी टीम को कोई डिसीजन लेने के लिए अप्रूवल लेने का वेट नहीं करती। अगर कस्टमर के हक में डिसीजन लेना है तो अपने आप ले लो। एक कस्टमर था वहां पे, शिकागो में रुका था रिच कार्ल्टन में, और शिकागो से उसको न्यूयॉर्क जाना था। सुबह जल्दीबाजी में उठा, सामान पैक किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, पट 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 भागा, फ्लाइट पकड़ी और शिकागो से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क उतर गया। अब न्यूयॉर्क उतरा, टैक्सी लिया, न्यूयॉर्क अपने घर पहुंचा। जब जैसे ही वो घर पहुंचा, घर के बाहर क्या देखता है? घर के बाहर एक थैला टंगा हुआ है और उस थैले के अंदर एक मोबाइल का चार्जर है और एक चिट्ठी लिखी है, सर आप शिकागो में अपना मोबाइल का चार्जर भूल गए थे। इससे पहले कि आप घर पहुंचते आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती और आप चार्जर ढूंढते, चार्जर नहीं मिलता तो आप परेशान होते, हो सकता है आप अपनी जरूरी कॉल्स मिस कर जाते। हमने शिकागो से न्यूयॉर्क की होटल ब्रांच को फोन किया, उनको बोला लोकल चार्जर खरीदो और आपके घर के बाहर टांग दो। तो सर आपको तकलीफ ना हो इसलिए हमने आपके लिए चार्जर भेजा।
अब जाने मन ये बात चार्जर की नहीं है, ये बात है कि शिकागो की टीम ने रिट्ज कार्ल्टन न्यूयॉर्क के होटल को फोन करके चार्जर बाजार से खरीदवा के घर के बाहर टांगा। अब ये जो जेस्चर है, ये जेस्चर वायरल हो गया। हाँ। अब इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस के नो बिफोर द कस्टमर टेल्स यू। इससे पहले जान जाओ कस्टमर आपको शिकायत करे, आप उस पे एक्ट अपॉन इट बिफोर ही येल्स एट यू। दैट्स कॉल्ड अ कस्टमर की जो गलती है ना, कस्टमर अगर गलती करता है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है उसका दिल जीतने के लिए। कस्टमर गलती करता है, आप नाराज मत हो। अब अगर आपने उसकी गलती पे आपने उसका दिल जीत लिया, वो अपने आप को बेच देगा आपके लिए, वो आपका एडवोकेट बन जाएगा, वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। लेगो बच्चों की एक खिलौने की कंपनी है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। लेगो की एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा था, जो 7 साल का लड़का था, यंग बच्चा, और क्रिसमस का पैसा बचा के निंजागो लेगो उसने खरीदा था। और वो इतना बड़ा फैन था लेगो का, इतना बड़ा फैन था कि पूरे साल पैसा इकट्ठा करके उसने अपने निंजागो लेगो अपनी गुल्लक से पैसे जोड़ करके खरीदा था। उसको इतना प्यार था, इतना प्यार था इस लेगो के साथ, इतना प्यार था कि वो हर समय उसी के साथ खेलता रहता था, हर समय उसी के साथ घूमता रहता था। एक दिन पिताजी को वॉलमार्ट जाना था, उन्होंने कहा बेटा तुम लेगो रख दो, मेरे साथ चलो वॉलमार्ट चलो, कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग करने, आज संडे का दिन है। बच्चे ने बोला नहीं, इसको साथ लेके जाऊंगा, इस लेगो टॉय को साथ लेके जाऊंगा। पापा ने बोला बेटा खो देगा वहां पे, है ना, बड़ा वॉलमार्ट है, कहीं खो गया फिर। बोला नहीं, साथ ही लेके जाऊंगा मैं, इसके बिना तो कहीं जाऊंगा नहीं। वो निंजा को लेगो अपना साथ ले गया, और वही हुआ जो पिता ने सोचा था, वॉलमार्ट में उसका लेगो खो गया। वो खो गया, वो बच्चा इतना उदास हो गया, इतना उदास हो गया, और तब तक लेगो ने उस आइटम को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब लेगो निंजागो लेगो वाला प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा था। पिताजी ने दोबारा भी ऑर्डर करने की कोशिश करी कि बच्चे के लिए खरीद देता हूं, लेकिन बच्चा इतना उदास हो गया, इतने शौक में चला गया कि वो कमरे से बाहर नहीं निकले, कुछ खाए नहीं, कुछ सोए नहीं, किसी से बात नहीं करे, किसी दोस्त से बात नहीं करे, ना स्कूल जाए ना बाहर खेलने जाए। वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। अब पिता ने एक ट्वीट किया कि मेरा कोई भी दोस्त क्या मेरी मदद कर सकता है, मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, आई नीड अ हेल्प ऑफ अ काउंसलर। उसका निंजागो लेगो जो कि अब दोबारा बनता नहीं है, खो गया। अब क्योंकि लेगो वर्ड आया था ट्विटर में, उसके ट्वीट में, तो लेगो की टीम अपने स्कैन में हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है उसके सामने ये ट्वीट आ गया। उसने ट्वीट पढ़ लिया। ट्वीट पढ़ने के बाद ये निंजागो नहीं बनाते थे, बावजूद इसके ये जान के कि बच्चा डिप्रेशन में है, इन्होंने स्पेशली असेंबली लाइन रेडी करके वो एक आइटम निंजागो लेगो बनाया, उसके 2 सेट बनाए और ले करके उनके घर पहुंच गए और जाके बच्चे को दिया। बच्चा खूब खुश हुआ, रोने लगा, और जैसे ही बच्चे ने वो लिया उतना एक्साइटेड हुआ, इतना रोया, इतना हंसा, इतना रोया, इतना हंसा, हंस रहा है, आंख में आंसू बह रहे हैं, रो रहा है। पिता ने उसका वीडियो बना लिया, वो अनबॉक्सिंग करते हुए लेगो का। वो वीडियो हो गया पूरे देश में वायरल, और इतना वायरल हो गया कि पूरे देश ने लेगो की तारीफ करी। जाने मन ये खर्चा लेगो बनाने का नहीं था खाली। क्या खर्चा आया? कस्टमर का दिल जीतने के लिए करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, बस एक अरे वाह फीलिंग देनी पड़ती है, और वो अरे वाह फीलिंग ने जिंदगी जीत ली। वो इतना वायरल हो गया और न्यूज़पेपर्स में आ गया। कस्टमर सर्विस जो है ना, बेसिकली डूइंग द राइट थिंग है ना। इट इज नॉट अबाउट टेलिंग पीपल हाउ ऑसम यू आर, इट इज अबाउट क्रिएटिंग स्टोरी। एक ऐसी कहानी बना देना जो कहानी आपके बारे में सब जगह बात करे। वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि जो भी आप करते हो इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो, कस्टमर उसको दोबारा देखने भी आए और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर के आए, अपने रिश्तेदारों को भी लेकर के आए। मैंने भी जब कई फ्रेमवर्क्स ऐसे बनाए हैं, और वो फ्रेमवर्क्स मेरे लीडरशिप फनल के इतने इतने चाव से, इतने मन से बनाए। जैसे ये प्रोग्राम बनाया मैंने आज 10 डे MBA, ये सबको फ्री में देने के लिए बनाया। ऐसे मेरे फ्रेमवर्क्स हैं लीडरशिप फनल के, जिसकी लोग कसमें खाते हैं और अपने बिजनेस को 10-10, 20-20, 100-100 गुना बढ़ा देते हैं। 52 हफ्तों के 52 फ्रेमवर्क। मैं ये 52 फ्रेमवर्क बनाया जो कि 1 साल तक आदमी इंप्लीमेंट करता है लाइव क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। ये इसके साथ बीबी कोच भी देते हैं। ये मेरा एक नया प्रोडक्ट है जो मैंने लॉन्च किया था। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम है बीबी इम्पैक्ट। मेरी अगली कहानी है यूनाइटेड एयरलाइंस की। यूनाइटेड एयरलाइंस ने एक बार ऐसा अद्भुत काम किया कि ये कहानी है बेसिकली न्यूयॉर्क से, जर्मनी से न्यूयॉर्क में फोन आया है एक लड़के को, यंग लड़के को, कि आपकी माँ इतनी बीमार है, इतनी बीमार है कि वो आज या कल तक शरीर छोड़ देगी। उम्मीद कर रहे हैं हम उसको कल तक सरवाइव करा देंगे, लेकिन वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहती है, आपका आखिरी बार चेहरा देखना चाहती है। इस बंदे ने यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से जर्मनी इसको जाना था। और जब ये फ्लाइट पे बैठा, कट टू कट लंदन पे उतरते ही इसकी जर्मनी की अगली फ्लाइट थी, हीथ्रो। और ये जब फ्लाइट में बैठा एयरक्राफ्ट में, तो वहां पे एयर होस्टेस आई कि हमारा एयरक्राफ्ट 2 घंटा डिले चल रहा है, आगे कुछ ऐसा इशू आ गया जिसके कारण हम लोग 2 घंटा लेट जाएंगे। इसको जब पता चला तो इसको समझ में आया कि मैं लंदन से अगली फ्लाइट मिस कर दूंगा और माँ का आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाऊंगा, जिंदा माँ से मिल नहीं पाऊंगा। इसको सोचते सोचते रोना आ गया और रोने लगा ये।
रोते 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 आजू बाजू के पैसेंजर ने देखा तो एयर होस्टेस को बुलाया। एयर होस्टेस आई, पूछा क्या हुआ? तो बोला आपकी फ्लाइट 2 घंटा लेट चल रही है, मेरी आगे लंदन की फ्लाइट मिस हो जाएगी, माँ से आखिरी बार मिलना था, मिल नहीं पाऊंगा। बहुत उदास था। एयर होस्टेस बेचारी क्या करे, फ्लाइट 2 घंटा लेट है तो लेट है, पर वो गई पायलट के पास में। पायलट को बोली ऐसे ऐसे एक बंदा रो रहा है, उसको माँ से आखिरी बार मिलना है, उसकी माँ मरने वाली है और उसको जर्मनी पहुंचना, लंदन से कनेक्टिंग फ्लाइट है, क्या करे? पायलट में इतनी एम्पैथी थी, यूनाइटेड एयरलाइंस ने उनको सिखाया कि पायलट ने अपने सीईओ को फोन किया, बोला लंदन से जो जर्मनी की फ्लाइट है आप उनको बोलो कि वो आधे घंटा वेट कर ले लंदन में, मैं रास्ते में 1.5 घंटा कवर करा दूंगा और 2 घंटे का टाइम कवर करा के इसको फ्लाइट पकड़वा देंगे वहां से। अब सोचो कि यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ ने जर्मन एयरलाइंस के सीईओ को फोन किया और उनको बताया, रिक्वेस्ट की, ऐसी ऐसी कहानी, आधा घंटा आप लेट करो। 1.5 घंटा इसने कवर किया, कवर करके इसने लंदन लैंड कराया। वहां उनका क्रू था जो हाई स्पीड पे इनको दूसरे बोर्डिंग गेट पे ले गया जहां से उनका बोर्डिंग पास रेडी था। उसने जाकर के वहां फ्लाइट पकड़ी जर्मनी के लिए। जर्मनी की फ्लाइट पकड़ के ये अपने घर की तरफ टैक्सी लेकर के भागा, पहुंचा और जैसे ही घर पे पहुंचा तो माँ को देखा और माँ के साथ इसने गले लग गया। माँ ने भी हाथ खोले, इसने भी हाथ खोले और एक दूसरे के गले लगे। माँ भी रोई, ये भी रोया और उसके 5 मिनट के बाद माँ ने दम तोड़ दिया। अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई, ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि यूनाइटेड एयरलाइंस की बदौलत आखिरी बार मां अपने बेटे से मिल पाई, मरने से पहले मिल पाई। सन सेज फाइनल गुड बाय टू मदर, ये CNN पे, उसके बाद पूरी दुनिया में खबर फैल गई। अब यूनाइटेड एयरलाइंस के पायलट ने एक छोटा सा काम किया। एयरलाइन जो इवैल्यूएट होती है कि अपना स्केड्यूल मैनेज करे, एयरलाइंस इवैल्यूएट की जाती है कि ऑन टाइम डिपार्चर, ऑन टाइम अराइवल पे। उन्होंने वहां पे लंदन में फ्लाइट लेट कराई, यहां से कवर अप किया, बहुत मेहनत करी। दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड कस्टमर सर्विस, की आज हम उनकी कहानी सुन रहे हैं यहाँ पे। आज कस्टमर सर्विस का मतलब यही, ये एक नया बैटल ग्राउंड बन गया, युद्ध स्थली बदल गई, खाली प्रोडक्ट युद्ध नहीं है अब सर्विस युद्ध बन चुका है कि सर्विस आप कितनी अच्छी दे पाते हो, कितनी एम्पैथी रख पाते हो। फेडेक्स का नाम सुना है आपने? फेडेक्स का एक ब्रांड प्रॉमिस है, एब्सोल्युटली पॉजिटिवली ओवरनाइट डिलीवरी, रातों रात डिलीवरी करके ही देंगे हम। आप आज कोई सामान भेजो न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क, 1 दिन में हम पहुंचा देंगे। आप मॉस्को से मैनहट्टन 1 दिन में पहुंचा देंगे, मुंबई से मॉस्को 1 दिन में पहुंचा देंगे। दैट इज व्हाट फेडेक्स इज ऑल अबाउट। कोविड का टाइम था और देहरादून में एक मां ने बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चे की जो दादी थी वो मुंबई में थी, वो आना चाहती थी देहरादून में अपनी बेटी से मिलने के लिए, अपने पोते से मिलने के लिए आना चाहती थी, लेकिन क्योंकि कोविड था निकल नहीं पाई, परेशान थी। उसने कहा कम से कम गोंद के लड्डू बना करके कोरियर कर देती हूँ, बेटी कम से कम लड्डू खा लेगी, जब लॉकडाउन खुलेगा तो चली जाऊंगी। लड्डू बनाए बड़े चाव से, बड़े प्यार से, वो लड्डू बनाने की बड़ी एक्सपर्ट थी। लड्डू बना के पैक किया, फेडेक्स वालों को बुलाया, बोला देहरादून में ये मेरी बेटी के घर पे छोड़ दो। फेडेक्स वाला ऑफ कोर्स डब्बा लेकर के अपनी स्कूटी में डाल करके मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से देहरादून एयरपोर्ट, देहरादून एयरपोर्ट से फेडेक्स के ऑफिस से स्कूटी में बैठ के पहाड़ों से घूमता घूमता वो देहरादून घर पे डिलीवरी करने जा रहा था। पहाड़ों पे जब चल रहा था तो आगे आगे स्कूटर, उसके आगे ट्रक, और ट्रक का पिछला पहिया स्कूटी के अगले पहिए को टच कर गया। टच करने पे वो लड़खड़ाया, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, वो गिरा, उसको चोटें भी आई और लड्डू का पार्सल गिर के टूट के बिखर गया और लड्डू सारे सड़क पे फैल गए। अब ये खड़ा हुआ, अपने बॉस को फोन किया, ब्रांच मैनेजर को, सर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा ठीक हो आप? बोले सर मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मैं कोरियर लड्डू के लेके जा रहा था वो टूट के गिर गए, गिर के टूट गए, लड्डू फैल गए नीचे। अभी सोचने लगा क्या करे। बोला आप अपना ध्यान रखो और एक काम और करो। बोले क्या सर? देखो जरा डब्बे में 2-3 लड्डू, 4 लड्डू कुछ बचे हुए ठीक ठाक साफ सुथरे, जो सड़क पे गिर गए उनको छोड़ दो। बोले हाँ सर अभी तो है लड्डू, 8-10 लड्डू दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। बोले ये ले आओ तुम ब्रांच में। वो लेके ब्रांच में पहुंचा तो देखा कि ब्रांच मैनेजर के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा था। ब्रांच मैनेजर ने पूरी टीम इकट्ठी करी, लड़कियां भी लड़के भी। बोले देखो जरा लड्डू चख के, ऐसा लड्डू कोई बना सकता है? तो वहीं एक लड़की बोली मैं बना दूंगी ऐसे लड्डू। अब देखते ही देखते फटाफट बाजार से सामान लाया गया। गोंद के लड्डू के लिए जो आइटम चाहिए होती थी वो सब आइटम, पंजीरी, ये वो सब आइटम ले गया। बेसन वेसन, आटा वाटा, देसी घी, ड्राई फ्रूट सब ला के, चीनी वीनी ला के लड्डू बनाने शुरू। अगले 4-5 घंटे में लड्डू तैयार। अब ब्रांच मैनेजर को पहला लड्डू खिलाया गया, सर टेस्ट करो। खाया, लड़की ने भी खाया, देखा स्वाद सेम नहीं है। जो पहले लड्डू कुरियर पे आए थे और ये जो आए इसमें थोड़ा सा फर्क है। नहीं परेशान, अब क्या करें? ब्रांच मैनेजर की एम्पैथी इतनी ज्यादा थी दिल में तो उसको नेक्स्ट आइडिया आया। उसने दादी को फोन लगा दिया मुंबई में। नमस्कार जी। बोले हाँ नमस्कार। और जी हम ना गोंद के लड्डू का कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट हो गई तो आपको अवार्ड दिया जाएगा।
और दादी बोले मेरी क्यों नहीं करोगे रेसिपी सिलेक्ट, मैं तो लड्डू की एक्सपर्ट हूँ। दादी ने फट 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 सब बता दिया कि लड्डू में ये सब सामान डलता है। इनको समझ आया भाई एक चीज ये मिस कर गए थे। बाजार गए, फट से वो चीज लेकर के आए, दोबारा लड्डू बनाना शुरू किया। 3-4 घंटे 5 घंटे फिर लगे, फिर नए लड्डू रेडी हो गए और अब खा के देखा सेम स्वाद आया। फिर ये लड्डू जाकर के देकर के आए वहां पे बेटी के घर पे देहरादून में, और बोला जी आपकी मां ने लड्डू भेजे आपके लिए। बेटी ने लड्डू खाए, माँ को फोन करके धन्यवाद बोला, माँ भी बड़ी खुश, चलो फेडेक्स ने मैं लड्डू पहुंचा दिए। बेचारा ब्रांच मैनेजर सोच रहा था हमने ना फिर भी चाहे कुछ होना हो हमने गलती कर दी, लड्डू माँ के हाथ के नहीं थे, लड्डू हमारे रिसेप्शनिस्ट के हाथ के थे। इन्होंने मुंबई में जाकर के माँ से माफी मांगी, और जी हमसे गलती हो गई। पहले माँ थोड़ी नाराज हुई, लेकिन वे बोली तुमने बहुत अच्छा किया यार, बहुत अच्छा किया। ये स्टोरी अमेजॉन प्राइम को पता चली। अमेजॉन प्राइम ने इसके ऊपर एक मूवी बना दी है, एक छोटी शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री। वो आप अमेजॉन प्राइम पे आप देख भी सकते हो। अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो ना क्रिएटिवली ऑल इन जाने के लिए, कस्टमर आपके लिए जान देने को तैयार हो जाएगा। बहुत सारी विदेशी कंपनियों के बारे में बता, आखिरी स्टोरी आपको, एक स्टोरी महिंद्रा हॉलिडेज के बारे में बताता हूँ। महिंद्रा हॉलिडेज साउथ के अंदर एक कस्टमर ने रिसेप्शन पे फोन किया, मैडम हम लोग होटल आ रहे हैं क्लब महिंद्रा, हम लोग लेट हो गए हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्या आप हमारे 2 बच्चों के लिए खाना रख सकते हो? 2 बच्चों के लिए खाना पैक करके रख देना, नहीं तो बच्चे बेचारे भूखे रह जाएंगे। रिसेप्शन से बोला ठीक है, अंदर गई, किचन में जाकर के बोला 2 बच्चों के लिए खाना रख लो। शेफ ने पूछा अभी कहाँ है वो? तो मैडम ने फोन किया, पूछा अभी कहाँ पे हो? तो उन्होंने जो जगह बताई, शेफ ने बताया वहां से सीएम साहब जा रहे हैं, फ्लावर रैली है, और भी दोपहर का खाना मत रखो, शाम का रखना, वो शाम तक भी नहीं पहुंचेंगे, वो रास्ता बंद किया हुआ है। अब लड़की सोची मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, कौन करेगा, कौन देखेगा पीछे से? तो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, खाना पैक कर दो। लड़की ने खाना पैक कराया बच्चों का, और उसी रास्ते पे चली गई उल्टी साइड से जहां जाम नहीं लगा हुआ था, और वहां से ड्राइव करते करते पहुंची, और ढूंढ के अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, फॉलो करके दूसरी साइड से आकर के स्कूटी दूसरी साइड पार्क करके जैम वाली साइड पे पैदल चल के आई, और उनको बोला कि जी अभी तो जैम लंबा लगना था, अगले 5-6 घंटे तक आप जैम में रहते और बच्चे भूखे रह जाते, जैम में तो कोई खाना मिलेगा नहीं ट्रैफिक जैम में, इसलिए मैं खुद ही खाना लेके आ गई। हैप्पी कस्टमर जो होता है ना जाने मन, वो आपका सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है। उससे बड़ी एडवर्टाइजमेंट आपकी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज कस्टमर सर्विस भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। जिस दिन ये समझ में आ गया गेम चेंज हो जाएगा। तो जो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये रिफंड नहीं है, ये बैड एक्सपीरियंस से आपको बचाता है, ट्रूली रिमार्केबल कस्टमर सर्विस है। ये बग फिक्स करना नहीं है, ये बेसिकली डिस्काउंट देना नहीं है, ये एक पॉजिटिव मेमोरी क्रिएट करना है कि आप उसकी रिकॉल वैल्यू में, उसकी मेमोरी में आ जाओ। छोटी छोटी चीजें आप कस्टमर सर्विस के लिए एक आदमी रख सकते हो अगर आपकी छोटी कंपनी है। पुराने कस्टमर्स को फोन करें, रिटेंशन के लिए फोन करें। पहली अगर आपको कस्टमर को फोन कर रहा है तो पहली कॉल पर रिजॉल्व करें। टर्न अराउंड टाइम ना रखें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर को मेजर करें, एवरेज हैंडलिंग टाइम को मेजर करें। रूल क्या है? आप एक्ट अपॉन इट बिफोर द कस्टमर येल्स एट यू। ये है सबसे ऊंचा तरीका। भाई लोगों 1.5 घंटा हो गया है, कॉस्ट भले ही 0 है लेकिन नॉलेज की वैल्यू बहुत हाई है। बिना दाम दिए इतने काम का कोर्स सारी दुनिया में जब कोई बना ही नहीं सकता तो मिलेगा ही नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना पावरफुल कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक के बाद एक 10 डे MBA। ध्यान से सुनते रहो, बताता हूं। अगली बार लूंगा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से शुरू करूंगा जो कि कल के सेशन में होगा। स्ट्रैटेजी के ऊपर सेशन है। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने सर्विस एटीट्यूड बिल्ड कर लिया, आपने स्टार्टअप को समझ लिया, अब किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होंगे, लीडरशिप पाइपलाइन क्या होगी, ये सब कल बताऊंगा आपको। स्कोर बोर्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है, सिनेरियो एनालिसिस क्या होते हैं, फ्रेमवर्क कैसे बनाए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, सारा कल का सेशन 1.5 घंटा स्ट्रैटेजीज पे होने वाला है। और परसों मार्केटिंग के सारे आइडियाज दूंगा, चाहे वो गुरिल्ला मार्केटिंग हो, वैल्यू एज मार्केटिंग हो, एम्बुश मार्केटिंग हो, आप कैसे सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग करोगे, एम्बिएंट एक्सपीरियंशियल रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग करोगे। हर रोज बड़ा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होने वाली है। आज की क्लास पर यही फुल स्टॉप लगा रहा हूं, लेकिन नॉन स्टॉप लर्निंग आगे भी यूं चलती रहेगी। अब बस नहीं 10 करना है, 10 दिन में दे रहा हूं आपको सालों का क्रक्स। आज की क्लास कैसी लगी अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। इस 10 डे MBA को ज्वाइन करने के लिए, रीडिंग मटेरियल पढ़ने के लिए और अभी के अभी असेसमेंट को अपीयर करके 75% मार्क्स से ऊपर लेने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।